प्रोग्राम में बोली गई बातें, बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सब कुछ सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सेहत, एससी न्यूज़ का स्पेशल हेल्थ शो, जहां पर बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। आप सभी इस बात को जानते हैं कि सब कुछ सेहत का मकसद सिर्फ आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। और पिछले हफ्ते हमने न्यूरो डाइवर्सिटीज़ इन चिल्ड्रन के नाम से एक सीरीज शुरू की थी, जिसको हमने 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ADHD, दूसरा है ऑटिज्म और तीसरा है डिसलेक्सिया। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का एपिसोड पिछले हफ्ते डॉक्टर जगदीश टेकाड़े सर के साथ शूट किया हुआ है। आप आई कार्ड पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। अब इस सीरीज से जुड़ा दूसरा टॉपिक यानी ऑटिज्म के बारे में हम मालूमात और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए पहुंचे हैं सिल्लोड शहर के सिद्धेश्वर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, जहां मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद शहर के वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश खरात। आइए उनसे जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है, इसके लक्षण और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा सर, क्योंकि किसी भी बीमारी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑटिज्म को आप कैसे समझा सकते हैं? ऑटिज्म मतलब क्या? ऑटिज्म एक स्पेसिफिकली एक सिंगल बीमारी नहीं है। इनको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान का जो रोल था उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की बीमारी से वो पीड़ित था। आपने बर्फी नाम की मूवी भी देखी होगी जिसमें प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है उसको भी ऑटिज्म था। तो ये परवेज़िव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, इस सारे कैटेगरीज को मिला के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम लोग मानते हैं। एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाई जाती है। लाइनली इसको रिकॉग्नाइज 9 मंथ्स के बाद हुआ जाता है। इसमें एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उनका सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाता, डिले होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है डिले होती है, और वो इमोशनल रेसिप्रोसिटी होती है उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के लिए इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाकी बच्चे जोक करने का हंस रहे तो वो जो बच्चा होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, वो नहीं बाकी बच्चों के जैसे हंसता है। या फिर एक माँ अपने बच्चे को हाथ करके सामने बुलाने के लिए करती है, गोदी में लेने के लिए, तो वो बच्चा नहीं कर पाता है। इसको इमोशनल रेसिप्रोसिटी बोला जाता है। और एक रिपीटेटिव स्टीरियोटिपिक बिहेवियर वो करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चाबी से अगर डोर खुल रहा है तो रिपीटेडली वो बिहेवियर करता रहता है। वो कंटिन्यूसली पेशेंट वो बच्चा उसको फॉलो करता रहता है। बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस उसके इम्पेयर्ड होते हैं। किसी साइन लैंग्वेज को वो बराबर से पहचान नहीं पाता है। किसी चीज़ को, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ के लिए हमने ऐसा हाथ किया, रुकने के लिए हाथ किया, तो वो उसको नहीं पहचान पाता है। ये दिक्कतें आती है इन बच्चों में। और इसी के लिए ये सिम्टम्स जब पेशेंट्स में होते हैं तो उसका डिटेल इवोल्यूशन होता है। क्वेश्चनियर्स फॉलो कर जो पेरेंट्स से पूछे जाते हैं, उसके बिहाफ पे हम इसको डायग्नोस कर पाते हैं फ्रॉम सिम्टम्स एंड उसके एसोसिएटेड फीचर्स के साथ। सर, मेरा दूसरा सवाल जो था वो ऑलरेडी आपने पहले सवाल के अंदर जवाब दे दिया है। मेरा दूसरा सवाल था कि इसके जो सिम्टम्स है या जो लक्षण है वो आम तौर पर यानी आम जनता कैसे पहचाने कि जो बच्चा है वे ऑटिज्म का शिकार हो चुका है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि सोशल कम्युनिकेशन, जैसे अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसके साथ में उसके फ्रेंड्स के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। वो अपने जो लैंग्वेज स्किल्स है वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, बाकी बच्चों के साथ घुल मिलता नहीं है, पेयर फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, और एक रिपीटेटिव बिहेवियर वो करता रहता है। ये सारे लक्षण से हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चा अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है और तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आप कंसर्न कर सकते हैं ये सिम्टम्स अगर बच्चा आपका है तो। सर, मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि कोई भी बीमारी को जब हम समझ लेते हैं और उसके लक्षण हम जब पहचान लेते हैं तो उसका इलाज यानी उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो बीमारी जो ऑटिज्म है इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है या इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस हम एक तो बाकी बच्चों से अगर अपना बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है और जो मैं फीचर्स बताया हूँ उसके बेसिस पे हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये ऑटिज्म का शिकार हो सकता है बच्चा।
और इसके लिए एक्चुअली जो कारण होते हैं मोस्टली जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, जैसे कि जो बच्चा पैदा होता है तो ऑक्सीजन की कमी कई बच्चों में हो पाती है, या प्री मैच्योरिटी यानी बच्चा अपने जैसे 40 वीक्स यानी 9 महीने से पहले ही पैदा हो चुका, तो इन बच्चों में ये जो चीज़ है ये कॉमनली पाई जाती है। दूसरी चीज़, ऑटिज़म के बच्चे सारे बच्चे नहीं ठीक हो पाते, पर कुछ पोटेंशियल बच्चे हैं कि उसमें से ठीक हो पाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले ऑटिज़म ठीक करने के लिए सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट्स अगर नोटिस करेंगे कि बच्चों में कुछ अलग सिम्टम्स है, तुरंत उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये फर्स्ट चीज़ है, क्योंकि अगर आप जल्दी जाओगे तो जो विंडो मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रीटमेंट के लिए, वो बच्चों के लिए आगे डेवलपमेंट के लिए बेहतर करने के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स इसको चीज़ों को अनरिकग्नाइज करेंगे या निगलेक्ट करेंगे तो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ट्रीटमेंट की होती है वो नहीं मिल पाएंगे, और इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बच्चों के लिए। इसके लिए अलग से बिहेवियरल थेरेपी के सेक्शंस साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं, उसमें प्रॉपरली इनका बिहेवियरल थेरेपी होंगे, काउंसलिंग होगी प्रॉपर तरीके से, तो बच्चे काफ़ी तरीके से ठीक हो सकते हैं। हालांकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। अगर कुछ बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, इरिटेबिलिटी है, तो कुछ एंटीसाइकोटिक FDA अप्रूव्ड है, जैसे अरिप्राइप्रेजोल और रिस्पेरिडोन, ये हम लोग दे सकते हैं बच्चों के लिए, पर ज़्यादा रोल इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग का है। मैं आप सभी को बता दूं कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसे ज़्यादातर बिहेवियरल चेंजेस या फिर काउंसलिंग के थ्रू ही अच्छा किया जा सकता है। मेडिकेशंस मौजूद है, लेकिन वो लिमिटेड मेडिकेशंस की वजह से इसको ज़्यादा क्योर नहीं किया जा सकता। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि ऑटिज्म का जो क्योरिंग परसेंटेज है, या जिसे आप कह सकते हैं अच्छा होने का जो परसेंटेज है, वो कितना है? सर, अगर बच्चा अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म के साथ आता है, अर्ली प्रेजेंटेशन कर सकता है, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेट प्रेजेंट करेगा तो उसके लिए विंडो थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम होता है। तब भी हम मान के चलेंगे 25 to 30% तक बच्चे ऑटिज्म से शिकार होते हैं, वो इम्प्रूव कर जाते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ADHD के बारे में जब इन्फॉर्मेशन ली डॉक्टर जगदीश टेकाड़े सर से, तो उन्हें कहा था कि जो ADHD के जो लक्षण है वो लगभग 5 साल के बाद अगर दिखाई दे तो हम उसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये ADHD का शिकार है। तो क्या ऑटिज्म भी इसी तरह की बीमारी है जिसे कुछ एक स्पेसिफिक एज लिमिट के बाद जो है तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा अब ऑटिज्म का शिकार है? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि 9 मंथ्स के बाद जब बच्चा चलना शुरू करता है, उसके लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल शुरू हो जाते हैं। एट दैट टाइम अगर आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है, बाकी फ्रेंड्स के साथ घुल मिल नहीं रहा है, जैसे बाकी बच्चे उनके एज ग्रुप में घुल मिल नहीं रहा है, खेल ले रहा है, टॉय शेयरिंग नहीं कर पा रहा है, अपने चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या जो बाकी बच्चे नॉन वर्बल जो लैंग्वेजेस है उसको समझता है पर अपना बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस समय हमें रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। उस समय हमको इसके लिए थोड़ा सा साइकेट्रिक काउंसलिंग या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाना होगा आपको। सर, हमारे एपिसोड में हर एपिसोड में हम ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए पूछते हैं कि जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्या ऑटिज्म को भी क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, या ये एक लिमिटेड टाइम या लिमिटेड बजट में इसका जो है तो हल हासिल है? देखिए, आप बजट की जैसे आपने बात किया तो गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स डेवलप किए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स डेवलप किए हैं जो कि जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए, जिसपे काउंसलिंग और ये जो बिहेवियरल थेरेपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इनरोल करके अपने बच्चों को वो थेरेपी ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। पर अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है गवर्नमेंट सेटअप में, जो प्राइवेट में थेरेपी कराना चाहता है, जो एक्सपेंसेस बेयर करना चाहता है, तो अराउंड 15-20,000 तक पर मंथ का उसको खर्चा आ सकता है। पर गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट किए, तो मैं चाहूँगा कि वो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है गवर्नमेंट सेटअप में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली उसको फॉलो कर सकते हैं। सर, आपके एक सजेशन में नियर बाय सेंटर कोई मौजूद जिसका आप लोकेशन बता सकते हैं कि यहाँ पर लोग जाकर अपना बच्चों का ऑटिज्म का इलाज करवा सकते हैं? औरंगाबाद हो गया, जलगांव है, या आसपास के कोई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये सेंटर मौजूद हो एज़ पर योर इन्फॉर्मेशन?
जीएमसी औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, उधर आप आके अपने बच्चों को कंसर्न कर सकते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा सर कि ऑलरेडी हमने एक न्यूरो डाइवर्सिटीज इन चिल्ड्रन नाम की सीरीज शुरू की, ADHD और ऑटिज्म पर आज दूसरा एपिसोड शूट हो रहा है, तो ये ADHD और ऑटिज्म इन दोनों में सिमिलरिटी या इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मैंने आपको जैसे ही ऑटिज़म के बारे में कहा है कि बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं कर पाता है, सोशल कम्युनिकेशंस नहीं कर पाता है और रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। और दूसरा जो ADHD के बच्चे होते हैं वो बच्चों में आपको इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, एग्रेशन ज़्यादा होता है, यानी वो बच्चा क्लास में बैठ नहीं सकता है, 2 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाएगा, या फिर कोई गेम्स खेल रहे तो गेम्स में टर्न्स होता है बच्चों का, तो वो उस अपने आने के टर्म तक नहीं बैठ पाता है। तो इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, ये सिम्टम्स ज़्यादातर ADHD के बच्चों में मिलेंगे। और ऑटिज़म में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बेसिकली लैंग्वेज के जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा ऑटिज़म में आपको मिलेंगे। तो ये थे डॉक्टर आकाश खराज जो हमें ऑटिज़म के बारे में बता रहे थे। हमारे सब कुछ सेहत टीम की तरफ से मैं डॉक्टर का आभार मानता हूं कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे एपिसोड के लिए दिया। अगर आप डॉक्टर हैं और हमारे इस सब कुछ सेहत प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई जा रहे मेल एड्रेस से हमें कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ सेहत के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।